बच्चों, आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम लोग देखें तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो तभी स्टेबल होता है जब उसका डिसोसिएशन होने के बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी को खोता नहीं है। मतलब उसका सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड का बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग बना रहता है और ब्रेक नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं द कॉम्प्लेक्स आयन आर स्टेबल एंड डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्गर द मेटल बॉन्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी यहाँ पर दो टाइप से निकाल सकते हैं। पहली तरह की स्टेबिलिटी जो होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक्स निकालते हैं कंपाउंड की, और दूसरी होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो हम पहले काइनेटिक स्टेबिलिटी पर चर्चा करते हैं। काइनेटिक स्टेबिलिटी पर चर्चा करने के लिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेंट्रल मेटल एटम एम से डिनोट करते हैं जिसे, और एक लिगेंड जिसे एल से डिनोट करते हैं। दोनों के बीच में एक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल एडिशन रिएक्शन, जिसके थ्रू एमएल कंपाउंड बनना है। इसके लिए के की वैल्यू, के क्या है यहाँ पर, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के1 की वैल्यू जो होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो कंसंट्रेशन ऑफ एम एल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल। ठीक है, तो ये पहले इक्वेशन के लिए के1 हो गया। अब हम एम एल में फिर से एक लिगेंड और जोड़ रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या बन रहा है, Ml2 बन जाएगा। Ml2 में K2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L। ठीक, तो ये जो है ये क्या है, ये है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। आप ये ध्यान रखेंगे, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। अब Ml3 बनाना चाह रहे हैं तो Ml2 प्लस एल रिवर्सिबली इक्वल हो जाएगा, Ml3 के हो जाएगा। और यहाँ पर K3 की वैल्यू जो होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ Ml3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोगों ने K3 की वैल्यू निकाल ली। इसको हम चाहें तो Kn तक निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी एन एटम जुड़ रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है Ml4। Ml4 बनाने के लिए हमको एक सेंट्रल मेटल एटम एम में 4 लिगेंड जोड़ने पड़ेंगे। वो 4 लिगेंड कौन कौन से, 4L मान लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिखते हैं, लेट अस सपोज दैट फॉर द टेट्राहेड्रल कंपाउंड M को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं किससे, M को रिएक्ट करा रहे हैं 4L से, और रिवर्सिबली इक्वल Ml4 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कलेक्टिवली इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालते हैं, एक कलेक्टिवली स्टेबल कांस्टेंट निकालते हैं फॉर ओवरऑल रिएक्शन। क्या निकालें, कंसंट्रेशन ऑफ Ml4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ L की पावर 4। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मोल है यहाँ पर, और पहले सभी जगह 1 मोल था, लेकिन यहाँ पर 4 मोल लिया गया। तो 4 मोल लिया गया, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है पावर में चली जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू पावर में चली जाएगी। ठीक, तो अब इसको जो कलेक्टिवली कहा जाएगा, ओवरऑल कांस्टेंट कहा जाएगा, तो इसे बीटा से डिनोट किया जाता है। क्या, बीटा। और बीटा की वैल्यू सफिक्स में 4 लिखा। 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 लिगेंड रिएक्ट करके एडिशन रिएक्शन के थ्रू Ml4 बना रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। इस तरह से ये हो गया कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। जितनी बढ़ती जाती है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। लिख सकते हो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक मेथड से आप लोग कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी सोल्यूशन में निकाल सकते हैं, एक्वा सोल्यूशन में निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड होता है थर्मोडायनेमिक मेथड। थर्मोडायनेमिक मेथड देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखी जाए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में आप जानते हो कि जो वैल्यू होती है किसी भी रिएक्शन की, डेल्टा जी यानी कि फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच और डेल्टा एस, इस पर डिपेंड करती है। इनकी वैल्यू क्या होंगी तो कोई कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल माना जाता है। आप जानते हो कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो और डेल्टा जी की वैल्यू भी निगेटिव हो, तो ऐसा रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है। कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वतः प्रवर्तित होता है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं
वही क्या होते हैं, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके हम दो एग्जांपल ऐसे ले ले रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी को जज कर पाएँ, शो कर पाएँ कि यहाँ पर ये थर्मोडाइनमिक स्टेबल है कंपाउंड। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोबाल्ट का कंपाउंड ले रहे हैं। इस कोबाल्ट कंपाउंड में एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, यानी मोनोडेंटेड लिगेंड, होल 4 2+, 3+ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड कटायन है। ठीक, इसकी रिएक्शन करा दी जा रही है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक, और इसको यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, बना लेते हैं CO EN का होल ट्वाइस और 3+ प्लस 4H2O। एक रिएक्शन ये हो गई। ठीक, अगली रिएक्शन क्या कर रहे हैं कि हम लोग सेम कंपाउंड CO H2O का होल 4 3+ ले रहे हैं और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3NH2 यानी मेथिलेमीन से। मेथिलेमीन के कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं, बन जाता है CO CH3NH2 का होल 4 3+ और कितने H2O निकल जा रहे हैं, 4 H2O निकल जा रहे हैं। देखिए ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिनमें डेल्टा H की वैल्यू -57 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू जो है -57 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की डेल्टा H की वैल्यू बराबर है, दोनों की डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला फैक्टर जो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा G = डेल्टा EH माइनस T डेल्टा S, तो इसमें ये फैक्टर तो दोनों के लिए इक्वल हो गया। तो अब इसमें बचा क्या, डेल्टा S, ये फैक्टर बचा। इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि भैया ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो ही ये कॉम्प्लेक्स आयन स्टेबल होगा, अगर इस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो ये कॉम्प्लेक्स आयन जो बन रहा है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन होगा या उसकी स्टेबिलिटी कुछ कम होगी। देखा जाए, अब देखिए अगर ध्यान से देखें रिएक्शन को, तो पहले वाले रिएक्शन में कोबाल्ट के साथ 4 एक्वा 4 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं और EN क्या है, एथिलीन डाइमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो अगर इधर से देखो इस रिएक्शन में तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 और 2 यानी कुल 3 मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ पर देखो 1 और 4 और 1 कितने, 5 मॉलिक्यूल हैं। मतलब इधर 5 मॉलिक्यूल हैं और इधर 3 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा है, प्रोडक्ट में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर डिसऑर्डर बढ़ा हुआ है, रैंडमनेस बढ़ी हुई है। अगर रैंडमनेस बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है कि एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज़ की है, यानी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो किस में गई है, पॉजिटिव में गई है। सही है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 ही मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप कहते नहीं हो कि जो है कोई भी चीज़ होती है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जाती है तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है। यहाँ पर भी यही हुआ कि पहले तो मॉलिक्यूल अरेंज था, यहाँ पर 4 एक्वा थे जिनको इसने डिस्प्लेस किया, कितने ने, 2 ही ने, 2 जो है मॉलिक्यूल ने 4 मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर पहले क्या था कि सिर्फ 2 मॉलिक्यूल फ्री थे, अब यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल फ्री है, तो इनकी क्या होगी, रैंडमनेस ज़्यादा होगी। ज़्यादा रैंडमनेस की वजह से इनकी इस रिएक्शन की एंट्रोपी ज़्यादा हुई, यानी ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो पहले वाले इक्वेशन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल जा रही है क्योंकि वहाँ पर रैंडमनेस बढ़ रही है। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि 4 एक्वा आयन है जिसको 4 मेथिलेमीन से रिएक्ट कराया गया और 4 मेथिलेमीन ने एक्वा को रिप्लेस किया। तो रिप्लेस करने पर क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि 4 ही मेथिलेमीन जुड़ रहे हैं, उसकी जगह पर जुड़ रहे क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड ने मोनोडेंटेड लिगेंड को रिप्लेस किया है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल 4 और 1 5 और यहाँ पर भी 4 और 1 5 है। तो मतलब मॉलिक्यूल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, जिसकी वजह से उसकी रैंडमनेस सेम है। अगर यहाँ पर रैंडमनेस जो मान लीजिए 1 है तो वहाँ पर भी रैंडमनेस 1 ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसकी मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस यानी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसकी मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो फॉर फर्स्ट रिएक्शन, अगर फर्स्ट रिएक्शन को देखा जाए पहले के लिए, तो डेल्टा जी इक्वल टू लिखेंगे निगेटिव में डेल्टा एच माइनस कितना 57 माइनस टी, और डेल्टा एस किस में आ गया, पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में आएगा तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ओवरऑल निगेटिव में होगी। तो ये टोटल वैल्यू जो होगी ओवरऑल और निगेटिव में होगी, मच मोर निगेटिव देन
इस अब अगले के देखा जाए, यानी 57 जो होगा वो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, माइनस में वैल्यू ये ज़्यादा हो जाएगी। अब अगले में देखो, अगर सेकंड के लिए देखते हो तुम यहाँ पर सेकंड में देखो, तो सेकंड में क्या हो रहा है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव जीरो हो जा रही है। तो डेल्टा एस की वैल्यू अगर जीरो हो जा रही है तो -57 माइनस टी इंटू जीरो, तो जीरो मतलब ये पूरा वैल्यू जीरो हो गई, तो कितना बचा, -57 ही बचा। और ये -57 से ज़्यादा हो जाएगा, निश्चित तौर से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा निगेटिव है। ज़्यादा निगेटिव का मतलब ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, मोर स्पॉन्टेनियस और मोर स्टेबल, ठीक है। तो इस वजह से ये कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर एक कंपोनेंट को स्टेबल कर दिया गया या एक कंपोनेंट को कांस्टेंट कर दिया गया, जैसे डेल्टा एच को यहाँ कांस्टेंट कर दिया गया, तो अगला जो है डेल्टा एस ने डिसाइड किया कि डेल्टा जी की वैल्यू कितनी नेगेटिव होगी। क्योंकि आप जानते हो एक ग्राफ हम लोग को अभी हम डिस्कस करते हैं, तो उस ग्राफ में ये पता चल जाएगा आपको कि डेल्टा एच और डेल्टा एस किस तरह से डेल्टा जी को इफेक्ट करते हैं। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो तो रिएक्शन कैसी होती है। जैसे जानते हो कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है तो रिएक्शन कैसी होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। बात करें तो ग्राफ ये है, इसमें देखिए दिख रहा है साफ साफ आपको कि इस एक्सिस पर डेल्टा जी है और इस एक्सिस पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है केल्विन में, और डेल्टा जी की वैल्यू इधर इंक्रीज कर रही है। ये वैल्यू इधर निगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव, बीच में जीरो है। तो जब वैल्यू निगेटिव होती है तो ये जो भी कोई सिस्टम होता है, रिएक्शन जो होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस इन नेचर है, ठीक। अगर वैल्यू जीरो होती है तो उसे बोला जाता है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। फिर आगे देखते हैं कि अगर आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये ट्रेंड करता हुआ बता रहा है कि डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। इस कंडीशन में सभी टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन दिखाया जा रहा है, तो सभी टेम्परेचर पर इस कंडीशन में रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, हमेशा स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, जैसा कि अभी आपने देखा, ठीक। और इस कंडीशन में आप देखिए कि लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या हुआ, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम में जाएगा फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इस कंडीशन को आप देखिए, जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब यही हो गया रिएक्शन पहले से ही नॉन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ठीक। तो अब इस ग्राफ को देखो, जब ये नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और वैल्यू किस में जा रही है, डेल्टा एच और डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू किस में जा रही है, निगेटिव में जा रही है। इसका मतलब क्या है, हायर टेम्परेचर पर ये कंडीशन जो होगी वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कंडीशन हो सकती है, लेकिन किस पर, हायर टेम्परेचर पर, लोअर टेम्परेचर पर नहीं। और ये कंडीशन जो है वो ऑलवेज फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, चाहे कोई भी टेम्परेचर होगा, रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो इस तरह से करके ग्राफ को हम देख रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई जो कोबाल्ट का ये कंपाउंड था H2O वाला, इसको जो हम लोगों ने रिएक्ट कराया था किससे, EN से रिएक्ट कराया था, तो उसने क्या कर दिया, 4 मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया था। अगर यहाँ पे मोनो बाइडेंटेड लिगेंड या ट्राई टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड का मतलब हम लोग दे सकते हैं ट्राई एथिलीन टेट्राइमीन, मतलब ट्राईन वाला, ठीक है। तो ये एक ही लिगेंड क्या करेगा, चारों को रिप्लेस कर देगा, क्या करेगा, चारों को रिप्लेस कर देगा। और जब चारों को रिप्लेस कर देगा तो ये मान के चलो कि इसकी जो एंट्रोपी होगी वो और ज़्यादा होगी। जब एंट्रोपी और ज़्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी और ज़्यादा होगी। मतलब कह सकते हो कि डेंटेट बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी चिलेटिंग इफेक्ट की बात करनी पड़ेगी आगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए आगे कि नेचर ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और नेचर ऑफ लिगेंड, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनको भी आप अगर ध्यान में रखते हैं तो ये क्या होता है कि आप सही तरीके से चेक करो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं, एक्सपेरिमेंटल तरीके से, और ये थ्योरेटिकल तरीका है आपको प्रूफ करने का या पता लगाने का कि कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, या कंपैरिजन किया जा सकता है कि अगले कंपाउंड से ये कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहला तरीका जो है वो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कैसा हो कि हम कह सकें कि दैट कंपाउंड इज़ मच मोर स्टेबल देन अदर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स आयन की आपको चेक करनी है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ आयन,
अगर रेडियस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप ले लेते हैं K4 FeCN6, एक कंपाउंड ये ले लिया और दूसरा ले लिया K3 FeCN6। ठीक, अब इसमें दोनों में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए। दोनों में आप अगर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो पाओगे ये कि इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2 आएगी, और इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज क्या हुआ, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर बढ़ा। किस में, सेकंड वाले में, K3 FeCN6 में। इस पे चार्ज बढ़ गया, तो चार्ज बढ़ गया तो आप ये पाओगे कि इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि Fe3+ इज़ मोर स्टेबल देन Fe2+। इसका क्या कारण होगा, इसका कारण ये होगा कि सीधी सी बात है कि इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा तो नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो लिगेंड को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा तो उसका बनने वाला जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा वो भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और ऐसा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो मच मोर स्टेबल देन अदर सेंट्रल मेटल एटम, जो क्या करेगा, जिसका चार्ज जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो Fe2+ जो है वो कम स्टेबल होगा, Fe3+ ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी चीज़ आती है रेडियस की बात कर ली है, तो रेडियस की बात अगर हम करते हैं तो आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो, किसकी तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो, पीरियड में चलते हो, तो क्या होता है, अब जैसे स्कैंडियम से आप जिंक की तरफ जब चलोगे, ठीक, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसका 30 हो जाएगा, तो जिंक की तरफ चलोगे तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब रेडियस डिक्रीज करेगा तो क्या होगा कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इंक्रीज करेगी। अब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में आप अगर कई सारे कॉम्प्लेक्स आयन, हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों चीज़ें वेरी ना करें एक साथ। एक कांस्टेंट एनर्जी फैक्टर, अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो रेडियस कांस्टेंट रखनी है, जैसे यहाँ पर, और अगर रेडियस वेरी कर रहा है तो चार्ज कांस्टेंट रखना है। अगर आपके पास इसमें 10 में अगर आप एक एक कॉम्प्लेक्स ले लिए तो 10 में एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, मतलब ये 10 जो सेंट्रल मेटल एटम है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो यहाँ पर सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 स्टेट में ही रहनी चाहिए, क्योंकि जिंक की जो होती है +2 रहती है, तो +2 में ही रहेगी, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, रेडियस ऑफ आयन, कि रेडियस ऑफ आयन जो है घट रही है इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके चार्ज भी डिफरेंस होता गया, तो उसका मतलब फिर उसको अप्लाई करने में काफ़ी मुसीबत आएगी। ठीक, अगर आराम से अप्लाई करना है तो इसका यही एक तरीका है कि आप देखते हुए चलें। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा जाता है। अब जैसे लेके D1, D2, D3, ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो ये जो D1, D2, D3 है, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कहते हैं सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि ये स्टेबल रहते हैं, ऐसे के ऐसे इनमें कोई चेंज नहीं आता। जबकि ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में डिफ़र करते हैं, इनका अरेंजमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो डिफ़र करता है, जबकि यहाँ पर इनका अरेंजमेंट भी सेम रहता है। तो इनमें क्या होता है, एक स्पेशल इफेक्ट है जिसे बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ा जाता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि बॉन्ड का इलॉन्गेशन होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड का इलॉन्गेशन होता है। क्या होता है कि जब कभी, जैसे दो टाइप के ऑर्बिटल हैं ऑक्टाहेड्रल में, एक है T2G और दूसरा EG ऑर्बिटल। तो T2G ऑर्बिटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं, जबकि EG ऑर्बिटल जो हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल हैं। तो अगर कभी क्या होता है कि EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पोजिशनिंग हो जाती है और वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जो लिगेंड होते हैं उनकी पोजीशन पर और उसकी बॉन्ड डिस्टेंस पर फ़र्क पड़ता है, बॉन्ड लेंथ पर फ़र्क पड़ता है। क्या हुआ कि अगर मान लो EG में इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपेल करेंगे किनको, उन लिगेंड्स को जो एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं। तो जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि वो बॉन्ड जो होंगे वो कुछ लंबे हो जाते हैं। लंबे हो जाने की वजह से जो आइडियल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्टॉर्शन हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और इस कंडीशन में वहाँ पर ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट करती है। क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है इसलिए इसको हम लोग
डिस्कस नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। इतना ही जाना जाए कि ये जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये होते हैं वो कम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ लिगेंड पे। अच्छा, नेचर ऑफ लिगेंड से पढ़ने से पहले एक हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, जिस एग्जांपल से आप समझ पाएँ कि हाँ ऐसे कंपैरिजन किया जाएगा इसको। ठीक है, जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि अगर सेंट्रल मेटल एटम हम लोगों ने लिए कॉपर 2+, Na2+, CO2+, Fe2+ और Mn2+, यहाँ पर आप देखो तो सभी के ऊपर 2+ चार्ज है, यानी चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। चार्ज जो है वो ऐसा फैक्टर नहीं है जो यहाँ पर स्टेबिलिटी को अफेक्ट करे, क्योंकि सभी का चार्ज सेम है। तो इफेक्ट क्या करेगा, इफेक्ट करेगा उसका आयनिक रेडियस। हम आयनिक रेडियस आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में बात कर ली है अभी कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, किधर लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, मतलब इंक्रीज़ करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो इंक्रीज़ करने के लिए दिखाई पड़ता है कि आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ करता है। ठीक, यहाँ पर देखिए कि एटॉमिक नंबर जो 29 है, इसका आयनिक रेडियाई 0.69 है एंगस्ट्रम में। इसी तरह से अगर 28 पे देखें तो 0.78, 27 0.82, 26 पे 0.83 और 25 0.91। क्या हुआ कि एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ करेगा तो जाहिर सी बात है इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर रहा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करने का मतलब ये हुआ कि इसकी अट्रैक्शन फोर्स भी डिक्रीज़ कर रही होगी। अट्रैक्शन फोर्स वो फोर्स जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो वो जो फोर्स डिक्रीज़ करेगी तो जाहिर सी बात है कि लिगेंड को भी उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कमज़ोर होगी, या स्टेबिलिटी कह सकते हो वीक होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक होगी, और जबकि कॉपर की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो स्ट्रांग होगी इस एग्जाम्पल में, और इस वजह से कॉपर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि तुलना कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ करती है। आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पर एक फैक्टर और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहा जाता है कि अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बड़ा अजीब सा लगता है कि मेटल के बारे में कह रहे हैं कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मेटल में भी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, तभी कंडीशन में जब उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज़ करती है तो कॉम्प्लेक्स आयन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं एक फैक्टर और हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन पे डिपेंड करेगा, मतलब स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स आयन की बढ़ेगी अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती हो। कब की तरफ बढ़ेगी? जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब बढ़ रहे हैं हम लोग द नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कितना कैसा लिगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होगा। आप ध्यान रखिए कि लिगेंड जो होता है वो कैसा है, एक लुईस बेस है। लुईस बेस क्या होते हैं? गुड डोनर। इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से डोनेट कर सकें, इजीली डोनेट कर सकें, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस कहते हैं। तो कोई भी लिगेंड जो होता है वो जितना अच्छा लुईस बेस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे इसको भी है। इसमें नेचर ऑफ लिगेंड में पहला है कि उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। गुड लुईस बेस, मतलब जितने अच्छे लुईस बेस होंगे, लुईस बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, तो जैसे जितने अच्छे लुईस बेस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो कॉम्प्लेक्स आयन की। अब ये कह रहा है कि दूसरा पॉइंट आता है इसमें साइज। दूसरा पॉइंट क्या आता है? साइज ऑफ एनाइनिक लिगेंड। ठीक है, एनाइनिक लिगेंड। जो एनाइनिक लिगेंड है उनकी साइज के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। साइज अगर छोटी होती है तो क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, लेकिन अगर माइनस चार्ज आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, साइज छोटी होने पर इलेक्ट्रॉन डोनिंग कैपेसिटी, मतलब कि क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि साइज छोटी होने पर इलेक्ट्रॉन को उस रेडियाई में रख पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगने लगता है। इसलिए कंडीशन देखते हैं F-, Cl-, Br- और I-। अगर इनके कॉम्प्लेक्स आयन एक साथ दे दिए जाएँ तो इसमें सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन किसका होगा? F- का, फिर Cl- का, फिर Br- और सबसे लेस स्टेबल जो होगा वो I- का होगा। उसका कारण क्या होगा? क्योंकि जो F- होगा वो सबसे
आसानी से, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, और जितना आराम से वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही अच्छा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। कह सकते हो फॉर द अनायनिक लिगेंड द हायर द चार्ज एंड द स्मॉलर द साइज द मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अगर इनका साइज छोटा होता है और चार्ज ज़्यादा होता है तो क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। किसकी, कॉम्प्लेक्स आयन, जो ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेंगे उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अगला पॉइंट आता है, इसमें हम पढ़ते हैं चीलेटिंग इफेक्ट। चीलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन है, कुछ ऐसे लिगेंड हैं जो आप जानते हो कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो ये लिगेंड क्या करते हैं कि अब कहीं पर मोनोडेंटेट लिगेंड है और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, CuNH3 का होल 6 ले लेते हैं 2+। ठीक, अगला लेते हैं CuEn का होल थ्राइस और 2+। अब यहाँ पर NH3 क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, जबकि En क्या है, एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है, सॉरी बाइडेंटेट लिगेंड है। तो जब बाइडेंटेट लिगेंड है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और जब ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा जिसकी वजह से वो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो इनक्लोज हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से इनक्लोज हो जाएगा अपेक्षा के इसके NH3 जो मोनोडेंटेट लिगेंड है। जब ज़्यादा अच्छे से इनक्लोज हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से पैक हो जाएगा, तो ऐसे में एक स्टेबिलिटी जो होगी वो उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी। कैसे हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अब कोई अगला अटैक नहीं कर सकता उस सेंट्रल पोजीशन पर, उस सेंटर पर कोई अटैक नहीं कर सकता। कह सकते हो अ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चीलेटिंग रिंग आर नोन टू मोर स्टेबल देन द अदर लिगेंड, अदर कॉम्प्लेक्स आयन विच हैव मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो इसको, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, चीलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। स्ट्रक्चर आप देखिए, CuEn में देखोगे तो NH2 डोनर है, CH2 CH2 और थोड़ा छोटा बनाया जाए, CH2 और NH2। ठीक है, ये डोनेट कर रहा है, तो देख लो एक रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह से आगे देख लेते हैं, अब डायरेक्ट En लिख दे रहे हैं। ठीक है, En हो गया और ये भी En हो गया। तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि एक रिंग फॉर्मेशन हो जा रहा है। जबकि अगर एक यूनिडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, NH3। ठीक है, इसी तरह से ये भी NH3 और ये भी NH3 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से करके आप देख रहे हो कि एक मोनोडेंटेट लिगेंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब मोनोडेंटेट लिगेंड है तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या करेगा भैया, इसकी जो कैपेसिटी है, अब यहाँ पर ये रिंग इनक्लोज नहीं है, जिसकी वजह से एक गैप है, जिसकी वजह से कोई और लिगेंड यहाँ तक अटैक करने के लिए आ सकता है और इस लिगेंड को रिप्लेस करता है। मतलब एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, जबकि चीलेटिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। इस वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये मच मोर स्टेबल देन द मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, चीलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। चीलेटिंग इफेक्ट के बाद आ जाता है लिगेंड में एक माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में क्या कहा जाता है कि जो भी लिगेंड ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी लिगेंड हैं जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, और साइक्लिक फॉर्म में होने के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, और उस समय कोई चीलेटिंग लिगेंड आ जाता है तो चीलेटिंग लिगेंड का वो इफेक्ट नहीं होगा। चीलेटिंग लिगेंड का मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड, मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड ना हो, तो ऐसा लिगेंड जो होगा उसका वो इफेक्ट नहीं होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेता है। माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में आप पीछे देख रहे हो, ये जो दो लिगेंड है, इसमें एक लिगेंड साइक्लिक और दूसरा लिगेंड जो है वो एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है जो एक चीलेटिंग रिंग फॉर्मेशन कर सकता है। चीलेटिंग रिंग फॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ ये जो चारों डोनर एटम है इन्होंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक रिंग क्या हुआ, एक तरफ से रिंग खुला हुआ है। और यहाँ पर अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम होता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो ये वो ट्रैप हो जाता है, पूरी तरह से बंध जाता है और उसको अब कहीं से निकल पाने की संभावना नहीं है। इस वजह से जो माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो गया। तो कॉम्प्लेक्स आयन आपने देख लिया कि किन किन कंडीशन में स्टेबल होते हैं और कौन कौन से कंडीशन में स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू।